हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। कल मैंने पीछे 4 दिनों का जो भी न्यूज़ एनालिसिस बचा था वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का यानी कि 25 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन सवालों के बाद आप जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए ये करते जाइएगा। जो भी मैं आपको सवाल देता हूँ ज़रूर उसके आंसर आप अटेम्प्ट करिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, फ्रंट स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल देखो, मुढौल हाउंड्स रिसेंटली सीन इन न्यूज आर इंडिजिनस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। मुढौल हाउंड्स जो है वो किस स्टेट के लिए इंडिजिनस है? ऑप्शन आ रहे पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी इज तमिलनाडु एंड डी इज कर्नाटका। तो ये आप अटेम्प्ट करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करेंगे इस सवाल को, है ना। और मैं आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो बता देता हूँ। लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस, लेकिन आप अटेम्प्ट करके बताइए कितने आपने सही किए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी कर्नाटका। डी कर्नाटका विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप यू विल रिमेंबर। एंड मुढौल हाउंड जो है अब इंडियन आर्मी के अंदर इंड्यूस किया जाएगा इनको, और कहा गया है गवर्नमेंट द्वारा कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी फ्रॉम वेरी अर्ली एज, दे विल बी ट्रेंड फॉर दैट, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला जो न्यूज है क्वेश्चन है वो है मॉरिस ग्वायर कमेटी। मॉरिस ग्वायर कमेटी न्यूज में थी अभी रिसेंटली, तो आपको बताना है किस कारण से मॉरिस ग्वायर कमेटी न्यूज में थी। ऑप्शंस आपके सामने है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल म्यूजियम इन इंडिया, सजेस्ट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर सोसाइटल चैलेंजेस। तो आपको बताना है कि मॉरिस ग्वायर कमेटी क्यों न्यूज में थी। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल म्यूजियम इन इंडिया। याद रखिएगा, देखो नेशनल म्यूजियम इन इंडिया जो है वो 1949 में बना था। तो नेशनल म्यूजियम जो बना था कब बना था? 1949 में बना था। और दूसरी चीज की ये बनाने से पहले कमेटी बनाई गई थी 1946 में, जिसको मॉरिस ग्वायर कमेटी बोलते हैं। और मॉरिस ग्वायर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था और इसको बनाने का। तो दैट वाज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आता है नेशनल जो म्यूजियम है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। दैट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दैट, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ये कुछ फैक्ट्स है जो आप याद रख सकते हैं। अगली न्यूज है, विद रेफरेंस टू टोमेटो फ्लू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टोमेटो फ्लू के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ non-contagious bacterial disease. It is a non-contagious bacterial disease, non-contagious. दूसरा कह रहा है it is a non-life threatening flu that spreads among चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि क्या ये नॉन कंटेजियस बैक्टीरियल डिसीज है, सेकंड क्या ये नॉन लाइफ थ्रेटनिंग फ्लू है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, यानी कि 2 ओनली। क्यों? क्योंकि ये वायरल डिसीज, मैंने कल भी आपको बताया था एंटेरो वायरस, है ना। कॉक्स वायरस, कॉक्सिक वायरस या एंटोरो वायरस की एक कैटेगरी है। तो इसलिए पहला तो बैक्टीरियल डिसीज हो नहीं सकता, ये वायरल डिसीज है। सो दैट इज हाउ यू विल गेट टू नो दिस आंसर। ये इसलिए आपने आपको सही करना था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगला सवाल आप लोग देखिए। अगला सवाल जो है वो रिलेटेड है आपका सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आप लोग लिख लीजिए सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 ईयर्स। मतलब कि दीपक और अरुण की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड दीपक, उसमें डिफरेंस 14 साल का है। 7 साल पहले 7 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:7, है ना। 7 साल पहले उनकी एज का रेशियो जो था वो 5:7 था। तो आपको बताना है कि दीपक की प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है ना। तो आप बस सिंपल सा है, दीपक की प्रेजेंट एज x मान लीजिए, अरुण की एज y मान लीजिए। तो दीपक x माइनस वाई जो है उसमें एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी 14 वाली, और दूसरी 7 साल पहले की मतलब x-7 और y-7 का रेशियो की एक इक्वेशन बन जाएगी इक्वल्स टू 5/7, है ना। तो आप उस तरीके से आंसर निकाल सकते। तो आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आया आपका, ठीक है ना। तो सीसैट क्वेश्चन के बाद हम शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसमें सबसे पहले न्यूज़ तो जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता दूं, नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है उसने फ्लोर टेस्ट जो है बिहार असेंबली का वो जीत लिया है ना। तो नीतीश गवर्नमेंट हैज़ वॉन द फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई पार्टी टॉपलिंग होती है या कोई नई पार्टी फॉर्मेशन करती है तो फ्लोर टेस्ट किया जाता है। मतलब कि मेजॉरिटी आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि क्या आपको रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ MLAs चाहिए इन ऑर्डर टू क्लेम द गवर्नमेंट फॉर्मेशन
वो आपके पास है कि नहीं, मतलब कि आप मेजोरिटी क्लेम करते हो कि नहीं करते हो। तो नीतीश कुमार का जो महागठबंधन था, यानी कि ग्रैंड अलायंस जो था, उसने गवर्नमेंट में अपना फ्लोर टेस्ट जो है वो पूरा कर लिया है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसआर बोम्मई केस भी आपको याद होगा, एसआर बोम्मई का केस जो था उसमें भी फ्लोर टेस्ट के बारे में कहा गया था कि फ्लोर टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, और दैट इज़ द रीज़न वाई फ्लोर टेस्ट वॉज बीइंग डन। एंड बहुत सारे केसेस, शिवराज सिंह चौहान का भी एक फेमस केस है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एकनाथ शिंदे का केस आपने देखा होगा, वहाँ पे फ्लोर टेस्ट काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर देम। अगली न्यूज देखो आपको दिख रही है फ्रंट पेज की, सुप्रीम कोर्ट बेंच टू रीविजिट 2013 वर्डिक्ट ऑन पोल प्रोमिसेस। नाउ दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। अब देखो हुआ क्या था, मैं आपको पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, बैकग्राउंड बता दूं। 2013 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का ही, है ना, जिसमें 2 जज का जजमेंट था। ठीक है ना, उन्होंने ये कहा था प्री पोल जो प्रॉमिस होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है प्री पोल जो प्रॉमिस होते हैं मेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ करप्ट प्रैक्टिस। उन्होंने कहा था कि जो प्री पोल प्रॉमिस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं होती है, मतलब कि उसको हम करप्ट प्रैक्टिस नहीं मान सकते हैं। तो दिस वाज द थिंग विच वाज सेड, है ना, मतलब कि अगर आप अपना प्री पोल प्रॉमिस नहीं भी पूरा करते हो तो उसको हम करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानेंगे, करप्ट प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो अब देखो क्या हुआ कि अब बहुत सारी पार्टीज थी जिन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई आपने तो कहा था चुनाव के पहले कि आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे, लेकिन आप कर कोई चीज़ नहीं रहे हो। तो अब ये इशू जो है वो क्रिएट हो रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हाँ देखा, फ्रीबी कल्चर भी चल रहा है, अभी फ्रीबीज का भी काफ़ी कुछ चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार 2013 का ये जजमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, रिविजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज कुछ भी क्लेम कर देती हैं, कुछ भी प्रॉमिस कर देती हैं, उसके बाद ये पूरा नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो आपको लिखा भी होगा एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जजमेंट है। दिस वाज द एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जजमेंट, इसको लिख लेना, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जजमेंट, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने ये कहा था कि जो प्री पोल प्रोमिसेस हैं वो करप्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यानी कि वो करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आता है। अगर आप प्री पोल प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, एंड इसके बाद बालाजी जजमेंट जो था वो 2 जज का जजमेंट था, तो अब उसको सुपरसीड करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे 3 जजेस का जजमेंट लगेगा। और 9 सालों के बाद अब चीफ जस्टिस एनवी रामना ने ये कहा है कि नाउ वी कैन नॉट हैव अ डाइकोटॉमी बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट। देखो पहले क्या इनका लॉजिक क्या था, क्यों उसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानते थे, वो कहते थे देखो कैंडिडेट की प्रॉमिस है, ये पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस नहीं कर रही है। दिस वॉज द बेसिक थिंग विच वॉज टेकन इन माइंड। लेकिन एनवी रामना जी ये कहना है कि भाई जो अगर कोई कैंडिडेट कोई चीज बोल रहा है तो इट मींस कि वहां की पॉलिटिकल पार्टी वो चीज बोल रही है ना। व्हाट ही सेड इज दैट इफ द कैंडिडेट इज मेकिंग अ प्रॉमिस दैट मींस हिज पार्टी इज मेकिंग दैट प्रॉमिस, सिंपल सी बात है, एंड द पार्टी कैन नॉट एस्केप द लायबिलिटी। क्या बोला उन्होंने, पार्टी कैन नॉट स्केप द लाइबिलिटी, मतलब पार्टी जो है वो लाइबिलिटी स्केप नहीं कर सकती। तो दिस वॉज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द एनवी रामनाज व्यू पॉइंट, और यही चीज़ उन्होंने कही कि इसी कारण से दोबारा से रिविजिट करने का समय आ गया है इस जजमेंट को। वी हैव टू रिविजिट दिस जजमेंट ऑफ 2013 आफ्टर 9 ईयर्स, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, एंड डेफिनेटली इसके ऊपर लाइबिलिटी लगनी भी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मतलब कि जो पार्टी की लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी ना रह जाए, है ना। तो दैट इज व्हाट वाज देयर, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आप मेरे साथ यहाँ मूव कर सकते हैं, यू कैन मूव अहेड विद मी। ठीक है, तो जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आएगा अपन देखते हुए चलते हैं। सेकंड पेज में यहाँ पे हाँ, गांधीज वर्क गिव वॉइस टू द पीजेंट्स। अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो बात चल रही है महात्मा गांधी का, और जो पीजेंट्स के लिए उन्होंने किया था उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन भी बात करेंगे महात्मा गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो पीजेंट्स के साथ उन्होंने किया था, वो है 1917 का। अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा 1917 में मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 1917 में हम बात कर रहे हैं चंपारण की, चंपारण केस की बात कर रहे हैं, और मैं आपको 2-3 ऐसे और भी शानदार फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको मतलब लगेगा कि हाँ सही चीज़ है, जानने में मज़ा भी आएगा आपको, है ना। तो सबसे पहली बात, चंपारण जो था 1917 में, चंपारण बिहार की एक जगह है जहाँ पे 3 कथिया सिस्टम के अगेंस्ट महात्मा गांधी गए थे। आप लोग को याद भी होगा 3 कथिया सिस्टम था, 3 कथिया सिस्टम चल रहा था, तो महात्मा गांधी वहाँ पे गए थे
ठीक है ना। अब यहाँ पे महात्मा गांधी को ले जाने वाले कौन थे? पहला सवाल तो कई बार ये पूछा जाता है कि इनको महात्मा गांधी को ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो महात्मा गांधी को ले जाने वाले व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला। याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला वॉज द पर्सन जिन्होंने महात्मा गांधी को जो महात्मा गांधी को लेकर के गए थे वहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी ने ही पूछा है कि महात्मा गांधी के साथ वहाँ पे और कौन कौन से लोग थे। तो कुछ एमिनेंट लॉयर्स थे वहाँ पे, मैं आपको बता दूं उनके नाम एक एक करके। कुछ एमिनेंट लॉयर्स थे, आप लोग लिख लीजिए नोट्स में। चंपारण में उनको ले जाने वाले राजकुमार शुक्ला थे, हु वॉज अ मनी लेंडर, वहाँ पे उसका भी कुछ लैंड था। और 3 कथिया सिस्टम यानी कि 320 का जो पार्ट था वहाँ पे चंपारण का, वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन करना मजबूरी थी उनकी जो फार्मर्स थे, इसलिए वहाँ पे ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ जाने वाले जो लोग थे उनका नाम था ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एंड ये इसके साथ आचार्य कृपलानी, ठीक है ना। तो ये लोग थे जो कि गए थे महात्मा गांधी के साथ। ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एंड योर जेवी आचार्य कृपलानी, ठीक है ना। तो ये लोग थे जो कि गए थे वहाँ पे महात्मा गांधी के साथ। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं मैं कि दिस वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि पहला सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी का भारत में कौन सा था, तो दिस वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। तो दैट इज अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर एक सवाल पूछा था कि पहला हंगर स्ट्राइक कौन सा था, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी 1918 में। एक्चुअली पहले आपका चंपारण हुआ, फिर आपका खेदा सत्याग्रह हुआ, खेदा सत्याग्रह के बाद आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक पहली बार इस्तेमाल किया था, फास्ट किया था, अनटू डेथ वाला जो था। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एंड इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑल्सो विच वाज यूज्ड बाय महात्मा गांधी। एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में एक्चुअली प्लेग का बोनस था, डिमांडिंग अ हाइक ऑफ 35% इन द वेजेस। जो वहाँ के वर्कर्स थे, लेबर्स थे, वो डिमांड कर रहे थे हाइक 35% की, और वहाँ के जो मिल ओनर्स थे वो दे नहीं रहे थे। तो ऐसे महात्मा गांधी फिर गए और दोनों को मिड वे लेकर के आए कि ठीक है भैया 35% थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम करो। और जो मिल ओनर्स थे उनको बोला कि आप थोड़ा बढ़ाओ। तो वहाँ पे मिड वे ले आकर के महात्मा गांधी ने फिर मिल स्ट्राइक को रोका और फिर ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन दैट एज वेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था महात्मा गांधी का खेड़ा और अहमदाबाद और आपका चंपारण में। तो दीज आर द फर्स्ट 3। लेकिन हाँ, चंपारण आपका पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था महात्मा गांधी का इंडिया में। और जो अहमदाबाद स्ट्राइक है वो महात्मा गांधी का पहला दैट इज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एंड फर्स्ट योर सत्याग्रह इन इंडिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ASI सीक्स डिसमिसल ऑफ प्ली बाय सेल्फ प्रोक्लेम्ड रॉयल डिसेंडेंट। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार को क्लेम करने वाला एक व्यक्ति आ गया कि भैया हम क्लेम करते। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो फालतू की बातें मत करो, 150 साल से कहाँ थे तुम, है ना, 150 साल से कहाँ थे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको कुव्वतुल इस्लाम, चूंकि यहाँ पे नाम आया है तो कुव्वतुल इस्लाम के बारे में बता दूँ। कुव्वतुल इस्लाम देखो एक इट्स अ मॉस्क विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुव्वतुल इस्लाम जो मॉस्क है वो किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी पता है ना आप लोग को, मोहम्मद गोरी के बाद, बेसिकली मोहम्मद गोरी के जाने के बाद उसने कमान जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक वाज स्लेव इन टर्की, है ना, ही वाज अ स्लेव, बॉर्न स्लेव इन टर्की। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी के बाद अपने पावर में आया एंड देयरफॉर ही वाज द वन जिसने कुव्वतुल इस्लाम को बनाने की शुरुआत की। एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एज वेल, मामलुक डायनेस्टी, ठीक है ना। स्लेव डायनेस्टी भी कई लोग इसको कहते हैं। तो कुव्वतुल इस्लाम इज बेस्ट नोन फॉर इट्स टावर ऑफ विक्ट्री, यानी कि सेलिब्रेटिंग द मुस्लिम कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो कुव्वतुल इस्लाम जो है वो टावर ऑफ विक्ट्री के रूप में सेलिब्रेटेड है, यानी कि कंक्वेस्ट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। एंड इट इज बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन। अगर आपसे कोई पूछे कि कुव्वतुल इस्लाम बनी कैसे है, तो इट्स रेड सैंडस्टोन, ग्रे क्वार्ट्ज और वाइट मार्बल, 3 मटेरियल्स हैं जिससे ये बना है, रेड सैंडस्टोन, ग्रे क्वार्ट्ज एंड वाइट मार्बल। एंड
इंस्पायर्ड बाय आयरन पिलर ऑफ लॉ, जो आयरन पिलर है मेहरौली का आयरन पिलर है ना, चंद्रगुप्त वन के लिए जो बना हुआ है, तो मेहरौली का जो आयरन पिलर है उसी से ये इंस्पायर्ड है। कुतुब मीनार भी उसी से इंस्पायर्ड है, जिसको कि बनवाना शुरू करवाया था इन्होंने, है ना। एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और द डिक्लाइन ऑफ कुव्वतुल इस्लाम बिगैन ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन। तो जो डिक्लाइन है कुव्वतुल इस्लाम का, वो शुरू हुआ अलाउद्दीन के रीन में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रूल किया था। एंड उस समय अलाउद्दीन ने एक्चुअली किया क्या था कि उसने जो ये दिल्ली वाला एरिया था, लाल कोट यानी दिल्ली वाला जो रीजन था, उसको अबैंडन करके सीरी चला गया था। उसकी कैपिटल सीरी थी, है ना। तो कुव्वतुल इस्लाम इसलिए अपने प्रोमिनेंस वहाँ पे फिर उसने लूज कर दिया, ठीक है ना। तो दैट वाज द रीज़न व्हाई इट लॉस्ट इट्स शाइन एंड ऑल, एंड that these are the historical facts regarding that. I hope you got clarity, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कल्लाकुरिची जो है वो आज फिर से न्यूज़ में आया, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे कल्लाकुरिची के बारे में क्यों न्यूज़ में आया। तो लेकिन आगे अभी मूव कर सकते हैं हम, है ना। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे ऐसे कोई खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे है रिसर्चर्स वांट उड़ीसाज अंगुल टू प्लान ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी। अब यहाँ पे अंगुल नाम की एक जगह है। द अंगुल इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन उड़ीसा। अब क्यों फेमस है अंगुल उड़ीसा में, लेट मी टेल यू दैट। अंगुल इज़ फेमस इन उड़ीसा बिकॉज अंगुल जो है वो बहुत सबसे मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया का। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, याद रखिएगा। जो आपका अंगुल क्षेत्र है इट इज़ इन उड़ीसा एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ इंडियाज कोल प्रोडक्शन। भारत के कोल प्रोडक्शन का 12% जो प्रोडक्शन है वो अकेला अंगुल में होता है। ANGUL याद रखेगा। अंगुल में 12% अकेला इंडिया का कोल प्रोडक्शन होता है। और अगर मैं आपको उड़ीसा के कोल प्रोडक्शन की बात करूं तो उड़ीसा का तो आई थिंक 56% प्रोडक्शन उड़ीसा के कोल का अंगुल डिस्ट्रिक्ट में अकेले होता है। तो इट इज़ उड़ीसाज बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द की डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इंडिया एज वेल इन टर्म्स ऑफ कोल प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यही कहा गया है कि भैया अगले 10 से 15 सालों के बाद अभी जो है आपको प्लान करना चाहिए फॉर एनर्जी ट्रांजिशन टू सम क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए आपको अब प्लान करना चाहिए कि अगले 10 से 15 सालों में आप थोड़ा रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करें। अब ये जो पूरा रिसर्च है ये सब इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी आई फॉरेस्ट जो है विच इज़ अ दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, याद रखेगा। एक दिल्ली बेस्ड एक दिल्ली बेस्ड प्रेशर ग्रुप है, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है, जिसका नाम है क्या, आई फॉरेस्ट, याद रखेगा। ये आपका क्या है, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, आई फॉरेस्ट। इट्स अ दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, इसको आप याद रख सकते हैं। इसने ही पूरा ये सारा फंडा निकाला है। अब आपको मैंने चूंकि प्रेशर ग्रुप बताया है तो लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज अ प्रेशर ग्रुप। तो एक प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इट्स अ प्रेशर ग्रुप इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक तरीके की विचारधारा वाले लोग आके मिलते हैं और फिर वो किसी एक कॉज के लिए गवर्नमेंट के ऊपर या इन सब के ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि उनका जो मोटिव है, जो उनका वर्क है वो पूरा हो जाए। तो जैसे ये इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है तो ये इन्वायरमेंट के लिए एक ग्रुपिंग इन्होंने बनाई है। दे हैव फॉर्म्ड द ग्रुपिंग फॉर इन्वायरमेंट पर्पस, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो प्रेशर ग्रुप क्या करता है, बेसिकली दे फॉर्म द ग्रुप इन ऑर्डर टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट पर प्रेशर क्यों डालते हैं, बिकॉज दे वांट टू रियलाइज देयर एम, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसको रियलाइज करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा कि प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। प्रेशर ग्रुप इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। सिंपल सी बात आपको लिखना, लिख लीजिए इस चीज को। प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखना है कि दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। सिंपल सी बात है भाई, क्यों अकाउंटेबल होंगे, दे विल नॉट बी अकाउंटेबल टू द पीपल, है ना। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इट इज अ इनफॉर्मल ग्रुपिंग, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुपिंग, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड, इट इज एन अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुपिंग, है ना। एंड इट्स अ वेरी इनफॉर्मल, है ना। ऐसा नहीं होता, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चलता है, कोई भी वॉलंटियर आ गया, कोई भी चला गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थोड़ी सी मैं चीज़ें आपको और दिखाना चाहता हूँ। तो अब देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, दे आर बेस्ड अपॉन सर्टेन इंटरेस्ट, दे यूज मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मीन्स,
दे रिप्रेजेंट द चेंजिंग कॉन्शियसनेस, इनएडिक्वेसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं होते, इसलिए उनमें पॉलिटिकल पार्टीज का जैसे इसका सिंबल होता है पॉलिटिकल पार्टी का, इनका कोई सिंबल नहीं होता डेफिनेटली, है ना। दे आर रिजल्टिंग आउट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिमांड्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है। फिर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया कितने टाइप के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, हिंद मजदूर सभा हो गई। प्रोफेशनल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी एक तरीके से प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप है। कुछ एग्रेरियन ग्रुप्स हैं, जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा हो गया। कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, एबीवीपी हो गया। कुछ रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, जमात इस्लामी हो गया। कुछ कास्ट ग्रुप्स भी हैं, जैसे हरिजन सेवक संघ हो गया, नादार कास्ट एसोसिएशन हो गया। कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, जैसे तमिल संघ हो गया, आंध्र महासभा हो गई। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें कि आपका ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स टीएनयू आ गया, ठीक है ना। और टेक्निक्स अगर मैं आपको बताऊं, टेक्निक्स यूज्ड बाय द प्रेशर ग्रुप्स, तो जैसे वो लॉबिंग करते हैं, दे आर लॉबिंग मतलब परसुएडिंग पब्लिक ऑफिसर्स टू अडॉप्ट एंड एनफोर्स द पॉलिसीज दैट दे विल थिंक प्रूफ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर देयर इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो लॉबिंग करवाते हैं, मतलब कि बोलते हैं कि भैया पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं उनको बोलते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो इससे बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा और इससे पॉलिटिकल बेनिफिट भी आपको मिलेगा। फिर इलेक्शनियरिंग करवाते हैं, जैसे कि दे प्लेस फेवरेबल पर्सन्स इन पब्लिक ऑफिसर्स टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट, मतलब वो कोशिश करते हैं कि ऐसा व्यक्ति बैठे जो उनके इंटरेस्ट को पूरा करे, तो उसके लिए ये प्रचार भी करते हैं कई बार। देन प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें के माध्यम से करते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे एक शब्द दिख रहा होगा आपको, यक्षगान नाम का जो शब्द दिख रहा है, ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने एक बार कि यक्षगान कहाँ का फोक आर्ट है। तो ये एक तरह से एक डांस होता है, फोक डांस होता है, जो कि आपका कहाँ पे होता है, इट हैपन्स इन कर्नाटका। तो यक्षगान आपको याद रखना है कि कर्नाटका का है। तो दोबारा चूंकि न्यूज़ में आया तो लेट मी टेल यू दैट यक्षगान कर्नाटका का है, ठीक है ना। अब एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है हेडिंग द G20 एंड न्यू दिल्लीज चॉइसेस। अब यहाँ पे जो आर्टिकल में बात चल रही है वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं, इसको लिख लीजिए, प्लीज राइट इट डाउन एज वेल। तो सबसे पहली बात तो जो G20 है, G20 की जो प्रेसिडेंसी है 1 साल के लिए भारत के पास आने वाली है। कब आने वाली है? 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है ना। 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक के लिए जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो इंडिया में आएगी। न केवल ये होगा, G20 का जो 2023 का समिट है वो भी इंडिया में होगा, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया को करनी पड़ेगी। अब ऑथर ने इसीलिए बोला कि अब क्या क्या चीजें हमको करनी है, क्यों G20 इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सबसे पहले तो जैसे मैं आपको मेंबर्स अगर बताऊं G20 के, तो आप लोग सुन लीजिए एक बार, आंख बंद करके सुनिए ताकि आपको याद रहे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया ए से हो गए, देन ब्राजील बी से हो गया, सी से फिर कनाडा चाइना हो गया, फिर एफ से आता है फ्रांस, जी से आता है जर्मनी, आई से आता है इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, फिर जे से आता है जापान, है ना, फिर के से आता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर आता है आपका मैक्सिको एम से, फिर आता है आर से रशिया, एस से आता है सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, फिर टी से आता है टर्की, यू से आता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिर लास्ट आपका यूरोपियन यूनियन। तो ये आपके जो है मेंबर्स हैं किसके? G20 के। आई होप आपने सुना होगा, दोबारा सुन सकते हैं, एक बार पॉज करके फिर सुन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा आपको याद रहेगा, ठीक है। इंडिया को प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए मिलने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को अब समिट भी होस्ट करना है। अब इंडिया ने बड़े बड़े समिट होस्ट किए, बट G20 से बड़ा कुछ भी नहीं होगा। चाहे नाम का समिट होगा 1983 का, चाहे 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो 2015 का, बट नथिंग कंपेयर्स टू बी होस्टिंग G20। क्यों? क्योंकि G20 जो है मेंबरशिप वो रिप्रेजेंट करती है 90% वर्ल्ड GDP का। याद रखिएगा, 90% ऑफ वर्ल्ड GDP इज रिप्रेजेंटेड बाय G20, 80% ऑफ द global trade is represented by G20, 67% of the planet's population is represented by G20। अब आप देख सकते हैं ये 95% GDP, 85% आपका ग्लोबल ट्रेड और 67% प्लैनेट की पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स डिसीजंस आर रिकमेंडेशंस टू इट्स ओन मेंबर्स। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो एक तरीके से रिकमेंडेशंस के रूप में रहते हैं टू इट्स ओन मेंबर्स। अब इसमें इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे ग्रुपिंग्स जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WHO हो गया, एंड अदर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस इन G20 मेक इट अ इनकम्पेरेबल बॉडी। तो ये बॉडीज भी जो है ये भी एसोसिएटेड है G20 से। इस कारण से G20 जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली इनकम्पेरेबल बॉडी है दूसरे इंस्टीट्यूशंस, अगर दूसरे आप इंस्टीट्यूशंस या ग्रुपिंग्स को ले लेंगे तो।
अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जो है ऐसे टाइम पे उसको होस्ट करेगा जब ग्लोबली बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कैसे? यूक्रेन का वॉर चल रहा है रशिया के साथ, है ना, सिंपल सी बात है, यूक्रेन का वॉर चल रहा है रशिया के साथ। हमने देखा कि रशिया भी इसका एक मेंबर है, यूक्रेन मेंबर नहीं है G20 का, ये आपको याद रखना है। फिर हमने देखा कि कोविड के बाद के अभी भी इफेक्ट्स चल रहे हैं। चाइना और यूएसए में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक वो चल रहा है, चाइना का यूएसए के साथ, और चाइना भी इसका मेंबर है, यूएसए भी इसका मेंबर है। तो इंडिया विल बी होस्टिंग इट इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो ऐसे में क्या इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया के पास क्या चॉइसेस है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। देखो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इंडिया के पास देखो लिखा है, फर्स्ट, द G20 प्रेसिडेंसी ऑफर्स इंडिया अ यूनिक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी। हम अपने रिसेंट अचीवमेंट्स को ब्रांड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने कोविड को कॉम्बैट किया, किस तरीके से हमने वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया, किस तरीके से हमने डिजिटल रेवोल्यूशन लाया इंडिया में, किस तरीके से हमने जो रिन्यूएबल फोर्सेस है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें अपना काम किया है, किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर रहे हैं, हाउ आर वी काउंटरिंग द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। ये सारी चीज़ें हम शोकेस कर सकते हैं। किस तरीके से हमने अपना मतलब हाउ वी हैव डन वेल इन मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह से हमने मेक इन इंडिया, ग्लोबल वैल्यू चेन्स हमने बनाई, किस तरीके से हमने एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे इतने यूनिकॉर्न्स आज डेवलप हो चुके हैं, तो हमने हाउ वी डिड दैट, ऑल दीज थिंग्स कैन बी शोकेस्ड इन दैट। एंड ये जब आप शोकेस करेंगे, तो जैसे मैंने आपको कई बार एक शब्द बताया, सॉफ्ट पावर, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सॉफ्ट पावर, तो आपकी सॉफ्ट पावर डेफिनेटली इससे इनहेंस होगी, है ना। इसके अलावा देखो इंडिया के पास एविडेंसेस भी हैं अपनी डोमेस्टिक सक्सेस के, हम वो सारे शोकेस कर सकते हैं, और हो सकता है कि ग्लोबली उसको अडॉप्ट किया जा सके, है ना। अगर हम इस तरीके से कोई चीज करवा पाएंगे तो दैट विल बी अ गुड अचीवमेंट फॉर इंडिया एज वेल, ठीक है ना। दूसरा जो ऑथर ने कहा है कि by a remarkable coincidence, 4 democracies on the path to becoming powerful economic players, जो कि 4 बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, जिसमें कि इंडोनेशिया आपकी आती है, आपकी इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। दे होल्ड द प्रेसिडेंसी फ्रॉम नवंबर 2021 टू नवंबर 2025। तो ये जो प्लेयर्स हैं, दे विल बी होल्डिंग द प्रेसिडेंसीज फ्रॉम नवंबर 2021 टू दिसंबर 2021 टू नवंबर 2025। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी की नई डेमोक्रेसीज हैं, बड़ी डेमोक्रेसी है ना। इंडोनेशिया भी G20 का मेंबर है, हमने देखा, वो भी फिर इंडिया होल्ड कर रहा है, फिर इसके बाद ब्राजील होल्ड करेगा, फिर साउथ अफ्रीका होल्ड करेगा, एंड दीज आर होल्डिंग दिस प्रेसिडेंसी। ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम जो ये साउथ साउथ सॉलिडारिटी की बात करते हैं, कई बार साउथ साउथ सॉलिडारिटी की बात करते हैं ना, तो वो हम शोकेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये सारे साउथ वाले ही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर वाले ही हैं, तो सदर्न जो साउथ साउथ सॉलिडारिटी है इंडिया, वो शोकेस कर सकता है, और हम कंबाइंड लीडरशिप जो है ग्लोबल साउथ की वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कोइंसिडेंस है कि ऑल द 3 मेंबर्स ऑफ इब्सा, यानी कि इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका जो ग्रुपिंग है, वो तीनों ही होल्ड करेंगे G20 की प्रेसिडेंसी कंसेक्यूटिवली, यानी 2023, 24 और 25 इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका कंसेक्यूटिवली होल्ड करेंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये भी हमको मिलता है कि हम जो भी ये दूसरी ग्रुपिंग्स हैं जो कि वीक हो चुकी हैं, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे आपका इब्सा हो, जिसमें ये कॉमन मेंबर्स हैं, तो इन सब के साथ मिलकर के हम दोबारा से मतलब वो रीगेन कर सकते हैं, वो ट्रस्ट रीगेन कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकते हैं, एंड वी कैन डेवलप अ वेरी कोहेसिव प्लान टू प्रोजेक्ट द प्रायोरिटी। जो हमारे प्रायोरिटीज हैं ग्लोबल साउथ को लेकर के, उनको किस तरीके से हम रिजुविनेट कर सकते हैं, ग्रुपिंग को किस तरीके से हम रिजुविनेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑथर ने बताई हैं कि डेफिनेटली वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल, आपको समझ में आया होगा ये थोड़ा सा, है ना। ठीक है, अब लास्ट जो यहाँ पे एक और पॉइंट है, ऑथर ने जो एक और सजेशन दिया इंडिया को, वो ये दिया कि भाई देखो आप एक चीज़ करो, सिंपल सी बात है, इंडिया नीड्स टू गेट रेडी टू इमर्ज एज अ चीफ ग्लोबल डिप्लोमैट। हमको एक चीफ ग्लोबल डिप्लोमैट के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है ना। G20 के हम प्रेसिडेंट हैं, तो इंडिया विल बी ऑब्लाइज टू टेक अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द G20 एजेंडा। हमको सिर्फ ऐसा तो नहीं कि इंडिया के बारे में सोचना है, हमको एक ब्रॉडर व्यू, एक ग्लोबल व्यू लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड जो 5 परमानेंट मेंबर्स है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, वो भी रहेंगे, डेवलप्ड वर्ल्ड के मेंबर्स G7 के मेंबर्स रहेंगे, G20 के मेंबर रहेंगे, ब्रिक्स के मेंबर रहेंगे। तो दैट इज हाउ बेसिकली इट विल बी कि हमको पूरी तरीके से ग्लोबली सोचते हुए आगे बढ़ना है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। दूसरा जो एडिटोरियल है वो देखो आपको लिखा है, मेकिंग आउट केस फॉर द अदर UBI इन इंडिया। अब यहाँ पे ऑथर ने दूसरे UBI, देखो हमने जो लास्ट UBI पढ़ा था वो इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, ठीक है ना।
यहाँ पे जो ऑथर ने बात की है यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस की बात की है कि हमको यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस की ज़रूरत है, जो कि एक सिक्योरिटी नेट की तरह, सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। अब ऑथर ने कहा देखो क्या होता है इंश्योरेंस, क्या होता है इंश्योरेंस, एक तरीके से गारंटी होती है कि भाई किसी भी तरीके का जो इनकम शॉक लगेगा तो आपको उससे बचाया जा सकता है। तो इनकम शॉक क्या होता है, जैसे कि मान लो अचानक से बहुत ज़्यादा इनकम गिर गई। अब ऑथर ने कहा कि देखो क्या होता है कि ये 3 तरीके से हो सकता है, दिस कैन हैपन इन डिफरेंट वेज। जैसे मान लो कि एक क्रिटिकल लाइन है, उस क्रिटिकल लाइन के नीचे अगर आप गिर गए तो एक तरीके से ये आपका इनकम शॉक है। मतलब एक लाइन होनी चाहिए जो कि आपकी पॉवर्टी लाइन होगी या कोई एक बेसिक लाइन होगी, रेफरेंस लाइन होगी, अगर आप उससे नीचे चले गए तो दैट इज अ इनकम शॉक फॉर यू, है ना। अब इनकम शॉक होता है जब अ केस वेयर द इनकम फॉल्स, तो इट कैन बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द हाउस होल्ड, डेफिनेटली इट कैन बी कैटास्ट्रोफिक। क्यों? क्योंकि आपका जो हाउस होल्ड है हो सकता है पॉवर्टी ट्रैप में चला जाए, है ना। और जब जैसे ही आपकी इनकम गिरती है तो बाकी जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं वो भी आपके मतलब वीक हो जाते हैं। मतलब चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इनकम हो, ये सारे वीक हो जाते हैं। तो ऑथर ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी नेट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। पहला होता है पैसिव सेफ्टी नेट। फर्स्ट वन इज पैसिव सेफ्टी नेट विच कैचेस दोज फॉलिंग फ्रॉम लाइन 1 एंड प्रिवेंट्स अ फॉल बिलो लाइन 2। मतलब एक तो लाइन 1 है, लाइन 1 वो लाइन है जिसके नीचे गिरने से आपकी जो ग्रीन सिग्नल है वो ऑन हो जाता है, मतलब रेड सिग्नल ऑन हो जाता है, मतलब ऑरेंज सिग्नल ऑन हो जाता है। सपोज करो, मतलब जैसे मान लो कि आपका जिसमें पैनिक शुरू हो जाए वो लाइन 1 है, और लाइन 2 वो है जो कि फाइनल लाइन हो, जिसके नीचे मतलब आप गए तो मतलब आप पॉवर्टी के ट्रैप में चले गए हैं, ठीक है ना। तो पहला सोशल सिक्योरिटी जो नेट है वो होता है पैसिव सेफ्टी नेट, जो कैच कर लेता है उन लोगों को हु आर फॉलिंग फ्रॉम लाइन 1 एंड प्रिवेंट्स अ फॉल बिलो लाइन 2। ये पैसिव होता है, ये इट प्रिवेंट्स द फॉल बिलो लाइन 2। सेकेंड जो होता है वो एक्टिव सेफ्टी नेट होता है। एक्टिव सेफ्टी नेट मतलब ये ट्रैम्पोलिन जैसा होता है। एक्टिव सेफ्टी नेट जो होता है मतलब कि ट्रैम्पोलिन जैसा होता है। वंस यू गो फॉल डाउन फ्रॉम लाइन 1 यू आर एबल टू बाउंस बैक, यू आर एबल टू बाउंस बैक टू लाइन 1, दोबारा से आपको लाइन 1 तक धकेल देगा वो, है ना। एंड तीसरा जो होता है वो होता है प्रोएक्टिव सेफ्टी नेट। प्रोएक्टिव सेफ्टी नेट इज लाइक अ लॉन्च पैड, मतलब दोज हु फॉल ऑन इट विल नॉट ओनली बाउंस बैक बट दे विल मूव फर्दर अहेड ऑफ लाइन 1। तो ये तीसरे में क्या होता है, अगर आप गिर भी रहे हो तो आपको ये बाउंस बैक करने में मदद करेगा, और बाउंस बैक केवल इतना नहीं कि लाइन 1 तक आपको पहुंचा दे, वो आपको बियॉन्ड लाइन 1 पहुंचाएगा। तो ये तीसरा जो होता है ये प्रोएक्टिव सेफ्टी नेट होता है। तो 3 लिख लेना, पैसिव सेफ्टी नेट, एक्टिव सेफ्टी नेट और आपका प्रोएक्टिव सेफ्टी नेट। अब हमको जो जरूरत है वो ऑब्वियसली किसकी जरूरत है, जो थर्ड टाइप है, क्योंकि आपको न केवल लाइन 1 तक जाना है बल्कि एक ऐसा सेफ्टी नेट चाहिए जो आपको लाइन 1 से भी आगे ले जाए, है ना। You should be able to move ahead, further ahead of the line 1. Second type of जो first type of safety net होता है बेसिकली ये सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होता है। मतलब वो डेफिनेटली आपको जस्ट मतलब क्या कर रहा है, वो आपको कोशिश कर रहा है कि लाइन 2 के नीचे आप ना जाए, मतलब सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय दैट। और दूसरा जो है वो स्कीम है दैट इज विद अ हायर आउटले, दैट इज फॉर अ हायर आउटले एंड ऑल, है ना। आपको जरूरत है जो थर्ड टाइप था जिसको मैंने आपको बताया था कि ये है आपको जो आगे और ले जाएगा। इसमें आपका न केवल इनकम इंश्योरेंस है बल्कि आपका फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी तीनों ही एसोसिएटेड है। तो आप लोग लिख लीजिए कि जो सोशल सिक्योरिटी नेट होता है वो अच्छा सोशल सिक्योरिटी नेट उसको माना जाता है जिसमें आपका न केवल आपको इनकम सिक्योरिटी मिले बल्कि आपको उसके साथ साथ हेल्थ सिक्योरिटी मिले, आपको उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी भी मिले। तो दैट विल बी द वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ। ऑथर ने वही बात की है कि इंश्योरेंस के माध्यम से हम वो चीज़ गैदर कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट वी कैन गैदर बाय यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस, कि आपको बेसिक जो सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जाए। अब ऑथर ने हालांकि इसमें अलग अलग चीज़ों से बताया कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी इंडिया का अगर आप प्रोग्राम देखें तो उसमें भी 800 मिलियन से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑलरेडी है हमारे यहाँ, और 120 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको फ्री मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है ना। तो ऑथर ने कहा कि ऑलरेडी हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के, बहुत अच्छा काम चल रहा है फूड सिक्योरिटी को लेकर के, लेकिन फिर भी कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि फूड सिक्योरिटी के बाहर हैं, कुछ अभी भी ऐसे लीकेजेस हैं जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में हो रहे हैं, कुछ अभी भी ऐसे मतलब फाइनेंशियल हर्डल्स हैं जो कि फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में हो रहे हैं। तो ऑथर ने कहा इन चीज़ों को अगर आपको दूर करना है तो बेसिकली आप एक इंश्योरेंस का सहारा इसमें भी ले सकते हो। सेम गोज विद हेल्थ एंड इनकम।
हेल्थ में ऑथर ने कहा हालांकि हमारे पास इंश्योरेंस का ही प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत स्कीम, अगर आपको याद हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें 490 मिलियन बेनिफिशियरीज हैं। फिर इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है CCGHS जिसको बोलते हैं, CGHS बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बोलते हैं। फिर इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC चल रहा है ऑलरेडी। तो ये भी जो ग्रुपिंग से इंश्योरेंस के माध्यम से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सिक्योरिटी नेट टू द पीपल, है ना। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं हु आर नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, मतलब कि लगभग 110 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड है ना, और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है। तो हमको उनको भी कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमने वंस वी अचीव दैट, हेल्थ जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हमको वो रिड्यूस करना है। स्पेशली जो लोअर स्ट्रेटा, लोअर इनकम के लोग हैं उनके लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमको कम करना है। तो उसमें भी यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। आयुष्मान भारत इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर दैट। तीसरा ऑथर ने कहा कि भैया इनकम सिक्योरिटी जो होती है वो ट्रिकिएस्ट पार्ट होती है, दैट इज़ द ट्रिकिएस्ट पार्ट फॉर टैकलिंग द सोशल सिक्योरिटी बास्केट एंड ऑल। तो इनकम सिक्योरिटी के लिए भी हमको जरूर कुछ प्रयास लगाने चाहिए। ऑलरेडी EPF PPF और ये सारी चीज़ें हमने की हुई है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने बचे हैं। हालांकि किसानों के लिए हमने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री PM किसान योजना ये सब किया, लेकिन उसमें जो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो फॉल्ट है उसमें अभी बेनिफिशरीज़ को कुछ एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर हो जाती है, मतलब या तो वो कवर नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनको बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। दूसरा कई बार इशू हो जाता है ये आपका मतलब कि डिले इन पेमेंट्स का। तीसरा इशू हो जाता है कई बार कि ये पेमेंट ऑलरेडी बहुत कम है, दिस इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ वेरी लेस। तो ऑथर ने वही बताया कि ये सारी चीज़ों के कारण जो है आपको प्रॉपर जो बेनिफिट है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। एंड इनकम जो सेफ्टी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो क्यों हमको यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो ऑथर ने कहा कि दो रीजन्स की वजह से। ऑथर ने कहा देयर आर 2 रीजन्स व्हाई यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस इज़ अ बेटर प्रोपोजिशन। देखो पहला है आप लिखा है 1 द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी कि प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इन इंडिया हैज़ बीन होवरिंग अराउंड 4% फॉर मेनी ईयर्स। अभी भी हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है यानी कि प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ GDP के कितने हिस्सा इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में जमा होता है वो आज भी इंडिया में बहुत कम है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज वेरी लेस इन इंडिया, इट इज़ ओनली 4%, मतलब कि प्रीमियम टू GDP का रेशियो केवल 4% आ रहा है। वहीं पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अच्छी कंट्रीज़ हैं, ताइवान में 17% है, जापान में 9% है, चाइना में भी 6% के आसपास है, तो हमसे तो ज़्यादा ही है, ठीक है ना। सेकेंड रीज़न ऑथर ने दिया कि दो द इकोनॉमी लार्जली रिमेन्स इनफॉर्मल, डेटा ऑफ दैट इनफॉर्मल सेक्टर आर नाउ अवेलेबल फॉर बोथ बिजनेसेस एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मतलब कि जो बिजनेस थे पहले उनका डेटा इनफॉर्मल सेक्टर का हमको नहीं मिलता था, लेकिन GST आने के बाद से, GSTIN आने के बाद से हमको उसका डेटा मिल गया है। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो थे ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से हमको उनका डेटा भी मिल गया है। तो अब हमको हमारे पास डेटाबेस और डेटा तैयार हो गया, तो अब इंश्योरेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पहले प्रॉब्लम रहती थी जब हमारे पास डेटा नहीं था, तो हमको प्रॉब्लम थी कि भैया हम पहले बेनिफिशियरीज पहचानें उसके बाद करें। लेकिन नाउ सिंस वी हैव दिस डेटा इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू प्रोवाइड अ सोशल सिक्योरिटी नेट टू दीज, है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे नाउ वी कैन मूव अहेड। देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको देखना है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। The Competition Amendment Bill 2022. अब नाउ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हुआ क्या है, आप सबको पता है कि कॉम्पिटिशन एक्ट आया था 2002 में। द कॉम्पिटिशन एक्ट केम इन 2002 और ये अफेक्ट में 7 साल यानी 2009 में आया था, 7 सालों के बाद 2009 में आ पाया था। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है वो प्राइमरली काम करती है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रोकने के लिए, और डोमिनेंस और इस तरीके की कॉम्बिनेशन, मर्जर या कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं जब कि जो मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ले, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए बेसिकली काम करता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के कॉम्पिटिशन को प्रमोट करता है और मोनोपोली और जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने का काम करता है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बात जो कही है वो बात ये कही है कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो मार्केट का डायनामिक्स है
वो काफ़ी चेंज हो चुका है। द मार्केट डायनामिक्स इज चेंजिंग एवरी डे एंड देयरफॉर वी नीड टू रिव्यू दिस, मतलब कि लगभग 20 साल पुराना लॉ है, तो 2002 का लॉ है चूँकि, तो 20 साल पुराना लॉ है, तो हमको रिव्यू करने की ज़रूरत आ चुकी थी। नाउ मेनी मेजर अमेंडमेंट्स आर देयर। कौन कौन सा अमेंडमेंट्स है पहले हम बात कर लेते हैं। पहला जो अमेंडमेंट है वो कॉम्बिनेशन यानी कि मर्जर और एक्विजिशन इनके बारे में है। तो किसी भी प्रकार का एक्विजिशन, किसी भी प्रकार का मर्जर या किसी भी प्रकार का एमलगमेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन एज पर द कॉम्पिटिशन लॉ। एनी टाइप ऑफ एक्विजिशन, एनी टाइप ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सेक्शन 5 करंटली सेज parties indulging in merger, acquisition or amalgamation need to notify the commission of the combination only on the basis of asset or turnover। तो अभी प्रेजेंटली कहता है सेक्शन 5 जो है वो कह रहा है कि जो पार्टीज हैं विच आर इंडल्जिंग इन मर्जर, एक्विजिशन एंड अमेलगमेशन, दे नीड टू नोटिफाई द कमीशन ऑफ द कॉम्बिनेशन क्योंकि ये तीनों ही कॉम्बिनेशन में आता है ना। तो उनको इन पार्टीज को अगर किसी भी प्रकार का मर्जर, एक्विजिशन या अमेलगमेशन है तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा, बट दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एसेट और टर्नओवर, ठीक है ना। लेकिन नया बिल जो है उसमें एक उसने डील वैल्यू थ्रेशोल्ड भी ऐड कर लिया है, ठीक है। तो जो न्यू बिल है पहले केवल एसेट और टर्नओवर के बेसिस पे था, अब जो नया बिल है उसने कहा कि नहीं, इसमें डील वैल्यू का एक थ्रेशोल्ड भी होगा। उसने कहा कि जो कमीशन, इट विल बी मैंडेटरी टू नोटिफाई द कमीशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है जिसकी डील वैल्यू 2000 करोड़ से ज्यादा की है, कोई भी ऐसी डील वैल्यू, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें डील वैल्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा की है, वो सारे आपको नोटिफाई करने पड़ेंगे टू द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज एडेड अलॉन्ग विद द असेट एंड टर्नओवर। तो उन्होंने ये भी ऐड किया है, ठीक है ना। देन इसके अलावा उन्होंने ये जरूर कहा है कि हाँ, ये ऐसे बिजनेसेस को बताना जरूरी जिनका सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में है। सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशन का उन्होंने अभी डेफिनेशन नहीं दिया है, हालांकि उन्होंने कहा कि कंपटीशन कमीशन अलग से बताएगा कि कौन सी एंटिटीज ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इनका सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में है। सो दिस चेंज विल स्ट्रेंथन द रिव्यू मैकेनिज्म। एक तरीके से ये जो कंपटीशन कमीशन है उसका रिव्यू मैकेनिज्म स्ट्रेंथन करेगा, है ना। और बहुत सारे चीज़ें जो पहले रिपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन अब उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के कारण, जो 2000 करोड़ की थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन चूंकि इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये भी अब रिपोर्ट होगी, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ बिजनेस एंटिटी आर विलिंग टू एग्जीक्यूट अ कॉम्बिनेशन, मतलब कि जब कोई बिजनेस एंटिटी कॉम्बिनेशन करना चाहती है, मतलब कि मर्जर, एक्विजिशन या एमलगमेशन करना चाहती है, देन दे मस्ट इन्फॉर्म द कमीशन। तो उनको कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। द कमीशन में अप्रूव और डिसअप्रूव द कॉम्बिनेशन कीपिंग इन माइंड द एप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आपको कॉम्पिटिशन कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब कंपटीशन कमीशन हो सकता है इसको अप्रूव करे या हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दे बेस्ड अपॉन कि क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा कंपटीशन के ऊपर। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग विच इज हैज बीन एडेड नाउ। बहुत अच्छी चीज जो कि ये ऐड की गई है, ठीक है ना। द न्यू बिल ऑल्सो सीक्स टू एक्सेलरेट द टाइम लाइन, मतलब पहले क्या था 210 वर्किंग डेज दिए हुए थे, जो पहला आया था कॉम्पिटिशन 210 वर्किंग डेज में आपको कॉम्बिनेशन का पूरा ये सॉर्ट आउट करना है। बट नाउ द न्यू बिल हैज एक्सेलरेटेड दिस टाइम लाइन और कहा है 210 डेज से घटा करके इसको 150 डेज के अंतर्गत आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसमें आप हाँ कंजर्वेटरी पीरियड ऑफ 30 डेज आप एक्सटेंशन के लिए रख सकते हैं, मतलब कि 150 प्लस 30 डेज अगर आपको एक्सटेंशन लगता है तो 180 डेज तक मैक्सिमम, है ना। पहले 210 दिन तक जाता था। तो ये जो कॉम्बिनेशन के क्लियरेंसेज हैं उसको जल्दी से जल्दी करने के काम किया जाएगा। अब ऑथर ने एक टर्म दिया गन जंपिंग। तो पार्टीज शुड नॉट गो हेड विद अ कॉम्बिनेशन प्रायर टू अप्रूवल। यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया है, देखो कई बार क्या होता है पार्टीज जो रहती हैं, जो दो पार्टीज ए और बी हैं, उनको एमलगमेट होना है, उनको मिलना है, तो उन्होंने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन अप्रूवल मिलने से पहले ही उन्होंने क्या किया, अप्रूवल मिलने से पहले ही उन्होंने मतलब मर्जर को एग्जीक्यूट कर दिया। तो बेसिकली दैट इज अ गन जंपिंग, मतलब कि अप्रूवल मिलने से पहले जब आप एक्ट कर जाओ तो इसको गन जंपिंग कहा जाता है। और गन जंपिंग में जो पेनल्टी थी पहले वो 1% ऑफ एसेट या टर्नओवर थी, बट अब उन्होंने कहा है कि दिस इज नाउ 1% ऑफ द डील वैल्यू, तो अब और ज्यादा पेनल्टी लगेगी। तो अगर आपने गन जंपिंग की तो यू विल बी हैविंग अ मच हायर पेनल्टी फॉर दैट, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है।
है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ देयर, है ना। और सिमिलर टू यूरोपियन मर्जर एक चीज़ ज़रूर है, यूनिवर्सल यूरोपियन यूनियन में जैसा मर्जर होता है वैसे ही एक कंडीशन हमारे यहाँ भी है। इट प्रपोजेस टू एग्जेम्प्ट ओपन मार्केट परचेजेस एंड स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस। हाँ, तो ओपन मार्केट परचेजेस और स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस को अभी इससे एग्जेम्प्ट करने के लिए कहा गया है। दैट इज अ थिंग विच इज़ देयर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट थिंग एज वेल, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। अब एक हब एंड स्पोक कार्टेल होता है। हब एंड स्पोक कार्टेल क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ कार्टेलाइजेशन। एक कार्टेलाइजेशन तो आपको पता है ना, जैसे ओपेक होता है ना, कार्टेलाइजेशन, कार्टेल बना लेते हैं, है ना। और जैसे ऑयल कार्टेल है वो ओपेक एक, और उसने प्राइजेस को फिक्स कर रखा है इस तरीके से। तो एक हब एंड स्पोक अरेंजमेंट होता है, इसमें वर्टिकली प्लेयर्स रहते हैं, अरेंज रहते हैं, बड़े प्लेयर ऊपर, फिर उससे नीचे छोटा प्लेयर, है ना। लेकिन दे प्लेस हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्शंस ऑन सप्लायर्स एंड रिटेलर्स, मतलब कि वो सेम तरीके की रिस्ट्रिक्शंस सप्लायर्स और रिटेलर्स में रखते हैं। तो दिस इज अ हब एंड स्पोक मॉडल, मतलब वर्टिकली आपके ट्रेडर्स रहते हैं और वो हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं किसके ऊपर? आपके सप्लायर्स एंड उनके ऊपर, ठीक है ना। तो अभी जो हब एंड स्पोक मॉडल है, दिस वाज नॉट, मतलब ये कई बार ये हो जाता है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कई बार एंटी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस आ जाती हैं, तो उनको भी अब इसके इंक्लूड किया जा रहा है ना। दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस। एंड एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ अगर हब एंड कार्टेल मॉडल के रूप में हो रही है तो उसको भी रोका जाएगा डेफिनेटली, है ना। इसके अलावा सेटलमेंट्स एंड कमिटमेंट्स, कई जैसे अभी हमने बात की आपके कॉम्बिनेशन की, तो कई सेटलमेंट्स भी होंगे, है ना। सेटलमेंट्स के लिए भी उन्होंने कहा है, अकॉर्डिंग टू द amendment, the commission decision regarding the commitment or settlement will not be appealable after hearing all stakeholders in the case। मतलब कि जो सेटलमेंट के केस है, कई बार सेटलमेंट हो जाता है ना, जैसे कि मान लो कोई किसी का इंश्योरेंस क्लेम हुआ, जैसे इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट करते हैं ना, उसी तरीके से कंपनीज में भी कई बार कुछ कमिटमेंट था, उसका सेटलमेंट करना है। तो इसके लिए एक तो पहले याद रखेगा, एक पोस्ट बनाई गई डायरेक्टर जनरल की। डायरेक्टर जनरल जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, और सेटलमेंट जो है वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही होगी। डायरेक्टर जनरल की पोस्ट बनाई गई है, और सेटलमेंट कभी होगा जब डायरेक्टर जनरल अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है आपको कि सेटलमेंट, वंस द सेटलमेंट इज डन, जो कमिटमेंट या सेटलमेंट है उसका डिसीजन जो रहेगा कंपटीशन कमीशन का, वो अपीलेबल नहीं रहेगा वंस ऑल द स्टेक होल्डर्स आर बीइंग हर्ड। एक बार सारे स्टेक होल्डर्स को सुन लिया गया, उसके बाद वो अपीलेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। दूसरे अमेंडमेंट्स में जैसे मेजर ये है कि एक लीनियंसी प्लस करके एक प्रोविजन ऐड किया गया है। याद रखेगा, देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड लीनियंसी प्लस। तो ये लीनियंसी प्लस क्या है? इट अलाउज द कमीशन टू गिव एन एडिशनल वेवर ऑफ पेनाल्टीज टू एप्लीकेंट्स हु डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर कार्टेल इन अनरिलेटेड मार्केट। अब मैंने आपको कार्टेल के बारे में बताया ना ऊपर की, जो हब एंड स्पोक कार्टेल है, इस तरीके से अगर कोई कार्टेल है, तो अगर आप इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, अगर आप किसी दूसरे कार्टेल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, तो आपके ऊपर जो लगने वाली पेनाल्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि की गई है, कि अगर आपने किसी दूसरे कार्टेल के बारे में जानकारी दी, तो आपके ऊपर जो लगने वाली पेनल्टी है वो ज़रूर डिक्रीज हो जाएगी। दैट विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ फ्रॉम दैट, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि ऑथर ने यहाँ पे मतलब बताई है इन द अमेंडमेंट पार्ट्स। ये अमेंडमेंट है, जैसा मैंने बताया, अपॉइंटमेंट होगा एक डायरेक्टर जनरल का, एंड कमीशन में डायरेक्टर जनरल लगाएगा रादर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये मतलब कमीशन अपॉइंट करेगा डायरेक्टर जनरल को। दिस पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल विल बी अपॉइंटेड बाय कमीशन एंड नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये लिख लो, है ना, कि इसमें जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है उसको अपॉइंट करेगा कमीशन, यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन, एंड नॉट द डायरेक्टर जनरल, है ना। तो कमीशन को ज़्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द बिल, डायरेक्टर जनरल हैज़ द पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग रेट्स। तो ये जो बिल है वो डायरेक्टर जनरल को पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, रेट्स कर सके, तो लेकिन उसको अपॉइंटिंग बॉडी कंपटीशन कमीशन रहेगी, ठीक है ना। एंड कंपटीशन कमीशन विल ओनली कंसीडर इंफॉर्मेशन फाइल्ड विद इन 3 years ऑफ द अकरेंस ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। मतलब कोई अगर चीज़ होती है इस तरीके की और उसके 3 सालों के अंदर ही अगर आपने रिपोर्ट किया तो ही कमीशन उसको मानेगी, अदरवाइज उसको अगर आप 10 साल बाद करने की कोशिश करो, भाई 20 साल पहले कुछ हुआ था यहाँ पे, तो वो नहीं मानेगी, ठीक है ना। एंड अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो पेनल्टी 5 करोड़ की इम्पोज की जाएगी, 5 करोड़ पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन यू, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग टोमेटो फ्लू। तो टोमेटो फ्लू मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया था, वैसे फिर से एक बार बता देता हूँ। टोमेटो फ्लू अभी एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल कंटेजियस इन्फेक्शन है, और इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अ डिसीज़ कॉल्ड हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़। याद रखिएगा, टोमेटो फ्लू जो है वो एक तो कॉलोकियल मिसलीडिंग टर्म है। ये टोमेटोज़ के कारण नहीं होता है। कोई अगर आपको बोला कि इट हैपन्स ड्यू टू टोमेटोज़, तो वो नहीं है, ये एक मिसलीडिंग टर्म है और ये टोमेटोज़ के कारण नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपको ये ज़रूर याद रखें कि हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ जो होती है, हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ उसके जैसा सिमिलर होता है और एंटेरो वायरस उसको कॉज करता है। उसी तरीके से कॉक्सिक वायरस, ये जो कॉक्सैकी वायरस लिखा है ना, कॉक्सैकी वायरस के कारण ये आपका टोमेटो फीवर होता है, टोमेटो फ्लू होता है। एंड इट प्रोड्यूसेस रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, ये तरह से रेड स्पॉट्स बनाता है, इसलिए इसको टोमेटो फीवर कहते हैं, ठीक है ना। एंड इसीलिए इसका नाम भी हो गया कि टमाटर जैसे आपके स्किन में ये स्पॉट्स बना देता है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। टोमेटो फ्लू जो है कॉक्सैकी वायरस A16 के कारण होता है, एंटेरो वायरस फैमिली का ये है। हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ भी एक फ्यूकेंट फेब्राइल रैश इलनेस है, जो कि आपके एंटेरो वायरस के कारण ही होती है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कल परसों की न्यूज़पेपर में था, लेकिन अभी दोबारा रिपोर्ट आई है तो उसमें ज़रूर कहा गया है कि ये चिकनगुनिया और इन सार्स कोरोना वायरस और इन सबसे डेंगीज जैसे उनसे सिमिलर नहीं है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू दैट। हाँ, हो सकता है इन जो सिम्टम्स हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया। देखो, तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्ट्री हैज़ क्लैरिफाइड दैट वायरस कॉजिंग टोमेटो फ्लू इज़ नॉट रिलेटेड टू सार्स CoV-2 और मंकी पॉक्स और डेंगी और चिकनगुनिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़। तो ये आप चीज़ें ज़रूर याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, आपको याद रहेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ आइटम्स हैं नहीं जिनको हम डिस्कस करें। यस, यहाँ पे ऐसी नहीं है। चोला एरा के कुछ आइडल्स हैं जो कि लाने की बात चल रही है। तो यहाँ पे एक टेम्पल का नाम था, मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है नारीश्वर शिवन टेम्पल। नारीश्वर शिवन टेम्पल, जो कि आपका वीरचोलापुरम में है। वीरचोलापुरम आपका कल्लाकुरिची डिस्ट्रिक्ट यानी तमिलनाडु में आता है। कल्लाकुरिची डिस्ट्रिक्ट वहीं पे है। तो नारीश्वर शिवन टेम्पल याद रखेगा, वीरचोलापुरम में, और ये आपका कल्लाकुरिची डिस्ट्रिक्ट आपका तमिलनाडु में आता है। एंड टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड 900 ईयर्स अगो बाय राजेंद्र चोला। तो इसको बनाया था 900 साल पहले राजेंद्र चोला ने। और दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए, दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर टू एक्सपैंड द फूड सिक्योरिटी कवरेज। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फूड सिक्योरिटी के नेट में जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको अब आप इंक्लूड करें, है ना, इन मेक श्योर कि, क्योंकि ऑलरेडी NFSA जो है वो आपका 2013 का एक्ट हो गया, तो अब काफ़ी पुराना है। उसमें कुछ लोगों को अगर आप कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर दैट, है ना। एंड विंड प्रोजेक्ट एडिशन टू पीक बाय 2024। अब आपको पता होगा कि हमने ऑलरेडी टारगेट बनाया 2030 तक कि हम 50% जो अपना सप्लाई हो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू करेंगे। इससे पहले हमने ये भी कहा था कि 2022 तक हम 60 गीगावाट जो पावर है वो विंड पावर से जनरेट करेंगे 2022 तक, लेकिन हमने केवल 40 गीगावाट विंड पावर ही जनरेट किया है। हालांकि अब हम दोबारा से प्रयास कर रहे हैं, और अभी एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की, जिसने ये कहा है कि हाँ, इंडिया 2024 तक अपने विंड एनर्जी प्रोडक्शन को पीक करेगा, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है इस पेज में, सो लास्ट पेजेस में नहीं है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।